तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक क्या क्या होते हैं। फिर उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट क्या होता है और ग्रेडियंट कितने टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप्स के हमने ग्रेडियंट देखे थे। सबसे पहले रूलिंग ग्रेडियंट था, फिर उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम ग्रेडियंट होता है, फिर पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, फिर उसके बाद ग्रेडियंट और स्टेशन यार्ड। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के ग्रेडियंट देख लिए थे कि रेलवे में कितने टाइप के ग्रेडियंट होते हैं। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे डिसाइड करते हैं, किन फैक्टर्स पर डिसाइड होता है, तो उसके लिए हम 2 फैक्टर कंसिडर करते हैं जिसपे कि हमारी ट्रेन की स्पीड डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो कि ट्रेन की स्पीड आ कहाँ से रही। तो ट्रेन की स्पीड कहाँ से आती है? इंजन से आती है। भाई इंजन जितना पावरफुल होगा उतनी ही ट्रेन की स्पीड बनेगी। तो सबसे पहले अगर फैक्टर की बात करें तो स्पीड ऑफ द ट्रेन डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले पावर ऑफ लोकोमोटिव। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि लोकोमोटिव के पास तो इनफ पावर है, वो ट्रेन को स्पीड प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो ट्रेन जिस ट्रैक पे दौड़ रही है क्या उस पे उतना, उस ट्रैक पे इतना स्ट्रेंथ है कि उस दौड़ती हुई ट्रेन को बियर कर सके। तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ ऑफ ट्रैक। ये 2 पॉइंट होते हैं जिसपे हमारी ट्रेन की स्पीड डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड को जब डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम 4 फॉर्मूले होते हैं, ये 4 मेथड होते हैं, उनसे हम ट्रेन की स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो मिनिमम स्पीड निकल के आती है उसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे ट्रैक पे ट्रेन की स्पीड इतनी होगी। ठीक है, तो 4 मेथड क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सेफ स्पीड ऑन कर्व, सेफ स्पीड ऑन कर्व एज पर मार्टिन्स फार्मूला। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? स्पीड कैलकुलेटेड एज पर द कैंट फार्मूला, स्पीड कैलकुलेटेड एज पर कैंट फार्मूला। अलोविंग कैंट डिफिशियंसी। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं? कैंट फॉर्मूले से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वन, मैक्सिमम स्पीड एज पर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो, तो मैक्स स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो। ठीक है, और लास्ट वन हम क्या मेथड अपनाएंगे? 4th नंबर पे, मैक्सिमम स्पेसिफाइज स्पीड एज पर द रेलवे बोर्ड, मैक्सिमम स्पेसिफाइड स्पीड एज पर रेलवे बोर्ड। तो ये 4 मेथड होते हैं जिससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं और जो भी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो सेफ स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी मिनिमम ऑफ अबव। ओके, तो हम 1 बाय 1 सारे मेथड में डिस्कस करेंगे और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी या उसके फॉर्मूले होंगे उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम सेफ स्पीड एज पर मार्टिन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि जब ट्रेन की स्पीड 100 kmph से कम होगी उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और जब ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज़्यादा होगी उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले
व्हेन v इज लेस देन 100 kmph। ठीक है, तो इस केस में ब्रॉड गेज और मीटर गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए सिंगल फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज v इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 kmph। ठीक है, ये हमारा रहता है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए। फिर उसके बाद अगर हम नैरो गेज के लिए बात करें, फॉर नैरो गेज v इक्वल टू 3.6 अंडर रूट r माइनस 61 kmph। ठीक है, ये हमारा हो गया नैरो गेज के लिए मार्टिन्स फार्मूला, जब स्पीड क्या होगा 100 kmph से कम। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम नैरो गेज की बात कर रहे हैं और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड की लिमिट हम देते हैं वो हम कितना कंसीडर लेके चलते हैं कि हम 50 kmph से मैक्सिमम नैरो गेज पे हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 50 kmph। नैरो गेज के केस में हम मैक्सिमम वैल्यू जो हम कंसीडर करके चलेंगे वो 50 kmph होगा। फिर हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे ऑन नॉन ट्रांजिशन कर्व। ओके, ऑन नॉन ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। अब नॉन ट्रांजिशन कर्व के केस में क्या होता है कि जो भी हमने नंबर 1 पे जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जो भी स्पीड हम अलाउ कर रहे हैं उससे हम 80% हम स्पीड लेके चलेंगे। कितना? 80% ऑफ द 80% ऑफ द स्पीड कैलकुलेटेड अबव। हाँ, ठीक है, तो जो भी अगर ब्रॉड गेज और नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज की बात करें तो जो भी ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी उसका हम 80% स्पीड हम नॉन ट्रांजिशन कर्व के केस में अलाउ करेंगे। और नैरो गेज में जो भी हमारी v इक्वल टू 3.6 अंडर रूट r माइनस 61 आई, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कोई भी वैल्यू निकल के आती है लेस देन 50, तो हम उस वाली वैल्यू का 80% लेंगे। और अगर वो 80% 40 kmph से ज्यादा आती है, मतलब कि जो भी हमारा नैरो गेज के लिए अगर वैल्यू निकल के आती है, अगर वो उसका 80% 40 kmph से ज्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे? वो वैल्यू कितनी लेंगे? हम मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू इन केस ऑफ द नैरो गेज 40 kmph। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो इन केस ऑफ नैरो गेज मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड इज 40 kmph। ठीक है, ये ट्रांजिशन केस में हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी नैरो गेज में? 50 kmph, और वहीं नॉन ट्रांजिशन के कर्व के केस में कितनी हो जाएगी? 40 kmph। ठीक है, तो हम यहाँ से मार्टिन्स फॉर्मूला से जब स्पीड हमारी 100 से कम होती है तो ये पॉइंट हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के केस में v इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 और नैरो गेज में 3.6 अंडर रूट r माइनस 61 या फिर मैक्सिमम 50 kmph। अगर नॉन ट्रांजिशन कर्व है तो जो भी ये वैल्यू हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया है उसका 80% लेके चलेंगे। अगर नैरो गेज की बात करेंगे तो अगर मैक्सिमम स्पीड 40 kmph से ज्यादा आ रही है तो हम कितना लेके चलेंगे? हम 40 kmph कंसिडर करेंगे उसमें, उस केस में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एज पर द मार्टिन्स फार्मूला केस 1, जब हमारी स्पीड इज लेस देन 100 kmph है। अब स्पीड इज मोर देन 100 kmph केस बी हम अगर बात करें, v इज मोर देन 100 kmph। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर पर हार से ज्यादा स्पीड है तो उस केस में v मैक्स कितना लेते हैं हम? v मैक्स 4.58 अंडर रूट r kmph। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अडॉप्ट करेंगे इन केस ऑफ द स्पीड इज मोर देन 100 kmph। तो ये हमारा हो गया एज पर द मार्टिन्स फार्मूला। अब आगे हम बढ़े उससे पहले हम बात करेंगे
कि जो ये हमने आर यूज किया है ये क्या होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्व क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, अगर हमने एक कर्व ड्रा किया है, ठीक है, और ये क्या है, कर्व की हमने कितना, जो कर्व की लेंथ हमने कंसीडर किया, एक चेन लेंथ, वो 30 मीटर की चेन हो सकती है या फिर 20 मीटर की चेन हो सकती है। तो एक चेन लेंथ, मान लिया हम इसको लेके चल रहे हैं 30 मीटर, ओके, 30 मीटर की चेन लेंथ हुई, और ये हमारा हो गया रेडियस आर। ठीक है, और ये हमारा जो एंगल होता है इसको ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्व कैसे डिफाइन करते हैं कि एक चेन लेंथ, कर्व के एक चेन लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे सेंटर पे जो डिग्री फॉर्म होगी, जो एंगल फॉर्म होता है, उसे हम डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। कर्व के एक चेन लेंथ के बराबर, अगर हम कर्व का एक चेन लेंथ का पोर्शन कवर करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं कि आर इंटू थीटा बराबर क्या हो जाता है, जो भी चेन लेंथ होती है, सॉरी जो भी आपका कर्व की लेंथ होती है एल, सिंपल सा हम ये जानते हैं। फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो आर इंटू डी डिग्री कितना है, 30 मीटर के बराबर। अब इसको हम डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करेंगे, सॉरी रेडियन में चेंज करेंगे, तो आर इंटू डी डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू 30। यहाँ से हम डी डिग्री इक्वल टू 30 इंटू 180 अपॉन पाई इंटू आर। इसको सॉल्व करिए तो हमारी वैल्यू निकल के आती है, हमारी वैल्यू निकल के आएगी 30 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई 17 18.87 डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है, लेकिन कोड इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना बताता है, इसको अप्रोक्स डिग्री इक्वल टू 1720 डिवाइड बाई आर। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा मेथड है, आप इसको याद रखें, सबसे बेस्ट है, आपके एग्जाम में यही चीज़ काम देगी। अब यहाँ पे अगर हम चेन की लेंथ अगर 20 मीटर ले सकते हैं, तो सेम हमारा बस केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेथड यही रहेगा। तो 20 मीटर के लिए हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो भी देख लेते हैं। आर इंटू डी डिग्री इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पे आर इंटू डी डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखेंगे हम कितना हो जाएगा, ये डी डिग्री इक्वल टू 20 इंटू 180 अपॉन पाई। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 20 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, ये निकल के आएगा 1145.92, साथ में यहाँ पे आर भी रहेगा, डी डिग्री इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसी को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम कंसीडर करते हैं 11, इसको राउंड ऑफ करेंगे 46 हो जाएगा, बट कहीं कहीं कोड में ये 1150 भी आपको मिलेगा, तो हम एग्जैक्ट पे रहते हैं,
यहाँ से 1146 पॉइंट डिवाइड बाई आर करते हैं। ठीक है, समझा कि डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कैसे हम डिग्री को डिफाइन करते हैं, तो हमने अपने इस फिगर से समझा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि कर्व की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कर्व की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। इवन जो भी अगर आगे जॉब करेंगे या जॉब कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो जब हम रोड अगर हमने बना रखी है तो उसका हम जो कर्व का मेजरमेंट कैसे करेंगे। मान लिया रोड तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास रोड है, अब इसका हमें रेडियस नापना हुआ, तो हम रेडियस कैसे नापेंगे, हम इसका कहाँ से एज्यूम करेंगे कि इसका सेंटर कहाँ होगा, फिर सेंटर से हम एक ये लेंथ कैसे नापेंगे। ये हम नहीं कर पाते हैं या पॉसिबल नहीं रहता। जैसे मान लिया पॉसिबल किस केस में हो सकता है कि प्लेन टेरेन है, तो उस केस में तो चलिए ठीक है, आपको क्या हुआ कि आपने एक सेंटर एज्यूम किया कि चलिए यहाँ पे सेंटर आ रहा है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपने टेप रखा और मेजर कर लिया। बट अगर हिली टेरेन है, हाँ, अब यहाँ पे हिल के सराउंडिंग आपकी ये कर्व बना हुआ है, अब इसका सेंटर कहीं वैली में जाके होगा, तो आप इसको मेजर तो नहीं कर सकते। तो उस केस में हम मेजर कैसे करते हैं, एक होता है वर्साइन। क्या टर्म होता है, वर्साइन। तो वर्साइन हम यूज करते हैं कर्व का एक्यूरेसी चेक करने के लिए या फिर हम कर्व का रेडियस मेजर करने के लिए ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे वर्साइन क्या होता है। ओके, वर्साइन ऑफ कर्व। वर्साइन ऑफ कर्व हम देखेंगे। तो it is used to check the accuracy of curve or it is suitable to find out the radius of curve on ground। ठीक है, अगर कोई पूछे आपको कि ग्राउंड पे आप कर्व के रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मेथड हम लोग अपनाते हैं ग्राउंड पे कर्व की रेडियस फाइंड करने के लिए। कैसे करते हैं, इसमें सिंपल सा हम कर्व का एक सर्कल का प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज करते हुए हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो समझते हैं क्या होता है। ये हमारा कर्व है, यहाँ से सेंटर है और ये इसका हुआ रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो अगर हम एक कॉर्ड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्ड डालते हैं, अब ये रेडियस है और ये हमने कॉर्ड डाला, इसमें हम कॉर्ड की लेंथ मेजर कर सकते हैं। मान लिया ये एल है। अब इसी को अगर हम एज्यूम करें कि ये एक सर्किल का पार्ट है, एक सर्किल का पार्ट है, ठीक है, मान लिया इस सर्किल का ये पार्ट है, राइट, ये पोर्शन है, इसका इनहेंस हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी रेडियस हो गई और ये हमारा हो गया कॉर्ड की लेंथ। अब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट समझने की कोशिश करिएगा, या फिर से मैं बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमने इसमें ओके, ये हो गया, ये हमारा रेडियस आर और ये हमारी कॉर्ड। मान लिया टोटल लेंथ इसकी कितनी है, एल, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, एल। तो इसी में अगर हाफ हाफ देखें, ये L/2 और ये L/2। वर्साइन क्या होता है, वर्साइन को हम अगर रिप्रेजेंट करें V से, कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन होता है वर्साइन। ठीक है,
हम क्या करते हैं ग्राउंड पे, अगर हमारे पास कोई कर्व है, मान लिया ये कर्व है हमारा, कर्व में हम क्या करते हैं कि एक कॉर्ड या लेंथ मेजर कर लेते हैं। मान लिया अगर हम रोड की बात करें, ये हमारी रोड हो गई, ठीक है, और ये हमारा सेंटर लाइन। रोड के केस में, अगर रेलवे के केस में बात करें तो रेलवे के केस में भी निकल सकता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं इसमें, इस सेंटर लाइन से हम ये कॉर्ड लेंथ मेजर कर लेते हैं। अब ये हम वर्साइन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो हम टेप से मेजर कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, तो बस इसी दो चीज़ से हमारा काम चल जाता है, ये L/2, ये L/2, ठीक है। अब इससे हमारा रेडियस निकल आएगा, देखते हैं वो कैसे निकलेगा। ओके, ये समझाने के लिए था, मेन आप फोकस करिए हमारे सर्किल पे, ठीक है। तो सर्किल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो अगर ये V हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी बनेगी 2r माइनस V। ओके, तो सर्किल की प्रॉपर्टी क्या बताती है कि L/2 इंटू L/2, L/2 इंटू L/2 इक्वल टू V इंटू 2r माइनस V। क्या कहती है, V इंटू 2r माइनस V इक्वल टू L/2 इंटू L/2। ये हमारी सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 2r इंटू वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से v क्या होता है, v बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं मैथ में हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर छोटी वैल्यू का और छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू और कम हो जाती है, तो हम इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 2r इंटू वी इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। यहाँ से v इक्वल टू कितना निकल आएगा, v इक्वल टू निकल आएगा L स्क्वायर अपॉन 8r, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्साइन। तो अभी हमने देखा कि वर्साइन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ग्राउंड पे अगर जब भी हमें रेडियस चेक करना होता है तो यहाँ से हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस इक्वल टू L स्क्वायर अपन 8 इंटू V। ओके, इस तरह से हम ग्राउंड पे रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोड कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करता है, किसके करस्पॉन्डिंग, डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है या फिर रेडियस मिनिमम क्या हो सकती है, ठीक है। तो कोड कहता है मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम डिग्री। ये डिफरेंट डिफरेंट गेज के लिए अलग अलग वैल्यू है जो कि हम मेंशन करेंगे। अगर ब्रॉड गेज के बारे में बात करें, फॉर ब्रॉड गेज तो डिग्री, ये हमारा हो गया गेज, फिर डिग्री और यहाँ पे हम रेडियस, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ब्रॉड गेज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो डिग्री अलाउ करता है वो कितना, 10 डिग्री, ठीक है। इसमें जो मिनिमम रेडियस हम ले सकते हैं 175 मीटर। ओके, फिर फॉर मीटर गेज 16 डिग्री और रेडियस 109 मीटर, 109 मीटर। फॉर नैरो गेज डिग्री कैन बी अप टू 40 डिग्री एंड रेडियस, सॉरी, इट विल बी 44 मीटर, ठीक है। ये तो वैल्यू आपको रिमेंबर करने वाली है। ब्रॉड गेज के केस में डिग्री मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं हम, 10 डिग्री, फिर मीटर गेज में 16 डिग्री और नैरो गेज के केस में 40 डिग्री। और रेडियस उसके करस्पॉन्डिंग कितनी हो सकती है, ब्रॉड गेज में 175, मीटर गेज में 109 और नैरो गेज में 44 मीटर, ठीक है। तो ये कोड हमारी कोड जो है कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करता है जो कि हमने मेंशन किया। अब हम एक
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी मार्टिन्स फार्मूला हमने यूज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हम स्पीड निकालते हैं, सेफ स्पीड कैसे हम निकालते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ लेंथ ऑफ chord of a circular curve is used on broad gauge track, broad gauge track is 200 मीटर। क्या कह रहा है, इफ अ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कुलर कर्व इज यूज्ड ऑन अ broad gauge track is 200 meter and its radius and its radius is 400 meter, what would be the safe speed, what would be the safe speed as per Martin's formula and Versine of the curve। ठीक है, क्या बता रहा है कि अगर लेंथ, कॉर्ड की लेंथ दे रखा है और कर्व का रेडियस दे रखा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमको सेफ स्पीड निकालना है मार्टिन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, और वर्साइन निकालना है, वी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेफ स्पीड की, सॉल्यूशन सेफ स्पीड एज पर मार्टिन्स फॉर्मूला। अब इसमें हमने बात किया था कि केस दो होते हैं, एक तो जब स्पीड 100 kmph से कम होती है, एक में स्पीड हम कंसिडर करते हैं कि 100 kmph से ज़्यादा होती है। और साथ में दो डिफरेंट फार्मूले थे, एक ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए एक अलग फार्मूला था और नैरो गेज के लिए अलग फार्मूला था। तो इसमें हमने क्या क्या दे रखा है कि ब्रॉड गेज है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका रेडियस कितना है 400 मीटर। तो गिवन पहले देख लेते हैं क्या क्या है गिवन। एक तो गेज कैसा है हमारा, ब्रॉड गेज है, फिर रेडियस 400 मीटर है, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है, कॉर्ड लेंथ की बात करें तो वो 100, सॉरी 100 ही है ना, नहीं सॉरी 200 मीटर है, 200। तो मार्टिन्स फार्मूला के हिसाब से हम पहले सेफ स्पीड बात करेंगे। तो सेफ स्पीड है स्पीड assuming v is less than 100 kmph, क्या एज्यूम करते हुए कि जो भी हमारी स्पीड है वो 100 kmph से कम है। तो क्या था फार्मूला हमारा, v safe इक्वल टू, देख लीजिए 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। ठीक है, 4.35 v safe इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 kmph। ठीक है, पूरा से आप राइटिंग मैनेज कीजिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगी। kmph, अब यहाँ पे 4.35 अंडर रूट आर कितना है 400 मीटर माइनस 67, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 4.35 इंटू अंडर रूट 400 माइनस 67, 79.38, कितने निकल के आती है वैल्यू हमारी 79.38 kmph। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो बी सेफ इक्वल टू 79 kmph, ये हमारी निकल के आ गई सेफ स्पीड क्या होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्साइन की वैल्यू क्या होगी इस कर्व के लिए। वर्साइन
v इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8r। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी थी 200 मीटर, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 400। तो v बराबर कितना निकल आएगा यहाँ से, v इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 8 इंटू 400, 12.5 मीटर। और साइन हमारा कितना हो गया 12.5 मीटर। ठीक है, ये हमारी दोनों वैल्यू निकल आई। स्टेप स्पीड क्या होगी और वर्ड साइन क्या होगी। नेक्स्ट अभी सुपर एलिवेशन। ओके, सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल से समझने वाली बात है कि हम ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रैक में हम सुपर एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमारा कर्व आएगा, कर्व पे क्या होता है कि जब भी हमारी ट्रेन मूव करती है तो उसमें एक आउटवर्ड फोर्स काम करता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो कैसे काम करता है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड फोर्स काम करता है। अब आउटवर्ड फोर्स के कारण क्या होगा कि पैसेंजर को भी डिस्कम्फर्ट फील होगा और इवन हमारी ट्रेन को भी डिस्कम्फर्ट फील होगा। अगर हम इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं ला रहे हैं तो यही फोर्स हमारी ट्रेन को क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो हमारी ट्रेन सेंटर से बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी और डीरेलमेंट भी हो सकती है। तो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम दे दें जिससे ये बाहर लगने वाले फोर्स को एक अंदर की तरफ कोई एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जाए जो कि बाहर लगने वाले फोर्स को काउंटर कर सके। तो सुपर एलिवेशन हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए, एक अंदर की तरफ एक फोर्स को डेवलप करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। देखेंगे हम फिगर में कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटर रेल है, जो हमारी आउटर रेल है वो कैसी है, थोड़ी सी एलिवेशन उसका इनर रेल से ज़्यादा है। तो जितना एलिवेशन ज़्यादा होता है इनर रेल से आउटर रेल का, उसे ही हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। ओके, उसे क्या कहते हैं, हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। इसके और भी फिगर अगर हैं अपन हमारे पास तो मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पेज को हम वाइट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए कर्व पे क्या हो रहा है, हमने अपने जो इनर ट्रैक है, इनर जो हमारा रेल था, उससे आउटर रेल को हमने क्या किया, थोड़ा सा उसका एलिवेशन हमने ज़्यादा कर दिया। तो जितना हमने उसके एलिवेशन में जो भी हमने इंक्रीमेंट किया है, टॉप टू टॉप हमने हम टॉप टू टॉप देख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन में शो कर रहा है उसका एलिवेशन। तो उसमें जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को सुपर एलिवेशन कहते हैं। कैसे काम करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जी हम सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सुपर एलिवेशन on the curve when train passes an outward force act on the train which is known as centrifugal force. Centrifugal force on the curve when train passes, an outward force act on the train which is known as centrifugal force, which try to move the train or
pushes the train outward from center, which results in discomfort of passenger and causes derailment and also results in wear and tear of outer rail। ठीक है, क्या होता है जब ट्रेन कर्व पे पास होती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है। बाहर की तरफ फोर्स काम करने का मतलब हुआ कि उसके आउटर व्हील पे ज़्यादा फोर्स काम करेगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स काम करेगा। तो ज़्यादा फोर्स काम करेगा तो क्या होगा, हमारी जो आउटर व्हील पे ज़्यादा लोड काम करेगा और इनर व्हील पे कम लोड काम करेगा। तो ये हमारी इसकी वजह से क्या होगा, ट्रैक का जो वियर और टियर होगा आउटर वाली, वो भी इन कंपैरिजन टू इनर ज़्यादा होगा। तो ये सारे जो है इफेक्ट क्रिएट करता है ऑन कर्व पे। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। अब इस फोर्स को हमको बस बैलेंस कराना है। अब बैलेंस कराने के लिए या तो हम कोई ऐसा फोर्स अंदर की तरफ इसको पकड़ के खींचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो रेल का वेट होता है, ट्रेन का जो वेट होता है, उसी का एक ऐसा कंपोनेंट जनरेट करा देते हैं जो कि इनवर्ट काम करे। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि बाहर वाले फोर्स को एक अंदर एक ऐसा फोर्स हम जनरेट करा दें जिससे कि वो बैलेंस हो सके। और ये करते कैसे हैं, हम ट्रेन के वेट का ही एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करा देते हैं जो कि अंदर की तरफ काम करता है और वो बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। ठीक है, कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारी ट्रेन होगी, ये इसके दो पहिए होगा और ये हमारा हो गया ट्रैक। ठीक है, अभी इसमें एक ये हमारा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, ये कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वेट लग रहा है डाउनवर्ड w। ठीक है, अगर हम इसको एक एंगल दे दिया है अपने ट्रेन को, तो जब एंगल दे देंगे तो इसका जो ट्रेन के जस्ट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ये। इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट को हम कलर चेंज करके दिखाते हैं। एक ये कंपोनेंट बना और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जाके ये। ठीक है, ये हमारा बना, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा w cos थीटा और ये हो जाएगा w sin थीटा। राइट, सेम यहाँ भी थीटा एंगल क्रिएट होगा तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा जाके mv²/r इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, नहीं है, या mv²/r इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस केवल ट्रेन को हम थोड़ा सा टिल्ट किए। कैसे टिल्ट किए, आउटर रेल के लेवल को इनर रेल के लेवल से थोड़ा से बढ़ा के, ये मान लिया हमारा है, ये हमारा इनर रेल की लेवल हो गई
और ये हमारा हो गई आउटर टाइप की लेवल। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अपने इनर रेल और आउटर रेल के लेवल में डिफरेंस क्रिएट किया, थोड़ा सा चेंज लाया, और आउटर रेल को हमने उठा दिया इन कंपैरिजन टू इनर रेल। तो इससे हमारी ट्रेन थोड़ा टिल्ट हो गई। टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास एक ही केवल उसका वेट जो डाउनवर्ड काम कर रहा था, अब उसके कंपोनेंट आ गए रोल में। वही कंपोनेंट क्या करेगा, इसमें लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये W क्या के बराबर होता है, अलग से लिख सकते हैं इसको हम, W इक्वल टू mg। ओके, W इक्वल टू mg। यहाँ से हम देखेंगे कि mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से mg इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई r। ओके, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एम जी इंटू टेन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा टेन थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया यहाँ पे, ई बाई जी, ई बाई जी। ओके, हम इसको लिख सकते हैं ई बाई जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम जी इंटू ई बाई जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एम कर सकते हैं, यहाँ से देखें तो ई इक्वल टू जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू है इसमें इसमें जी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, साथ में वी को हम चेंज करेंगे, किलोमीटर, ये अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये वी हमारे यहाँ पे तो अलग से लिख लें, ये जो वी है वी इन मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर हमको चेंज करना होगा किलोमीटर पर हर में, तब जी इंटू इसको हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं, तो ये 18/5 इंटू वी इंटू कैपिटल वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे का जी की वैल्यू हम चेंज करेंगे 9.81 इंटू आर। अब यहाँ से अगर सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल वी का स्क्वायर इंटू इसको हम लिख सकते हैं 127 आर, ठीक है। ये हमारा फाइनल सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकल के आती है। तो हमने क्या देखा कि हमने जो अपने ट्रेन में ही उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट करा दिया, जैसे एक इनवर्ड, एक हम उसी वेट का जो कंपोनेंट था इनवर्ड काम करने लगा, जो कि आउटवर्ड लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन अगर यहाँ पे बात किया जाए तो क्या किया हमने कि आउटर और इनर व्हील में, सॉरी, आउटर और इनर रेल को हमने उसमें लेवल में डिफरेंस क्रिएट कराया, और वही जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब इसके अगर हम, ये तो हमने देख लिया, अगर हम इसको पॉइंट आउट करना चाहें कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो भी हमारे पास कारण थे सुपर एलिवेशन के बारे में सोचने का या उसको प्रोवाइड करने के लिए, हमको जो भी कारण थे जिसके कारण हमने सुपर एलिवेशन की बात करना स्टार्ट किया, तो वही सेम ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर, ठीक है। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, टू प्रोवाइड इक्वल लोड ऑन बोथ रेल, ठीक है। फिर टू कैटर
the effect of centrifugal force और इसी में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं विच रिजल्ट्स इन increase in safety of passenger। तो हमने क्या देखा कि जब भी हमारी ट्रेन कर्व से गुजरती है तो उसमें एक आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हमारे पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट फील कराता है, वो हमारे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ट्रेन क्या कर रही थी, आउटवर्ड मूव कर रही थी। मूव होने की वजह से डीरेलमेंट के चांसेस थे। फिर उसके बाद इससे क्या हो रहा था कि दोनों पहियों में फोर्स इम्बैलेंस हो रहा था। आउटर पहिए पे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, आउटर रेल पे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, इनर रेल पे कम फोर्स आ रहा था, जिसकी वजह से आउटर रेल का वियर टियर ज़्यादा हो रहा था। तो इन सारी प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ वैल्यू हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वैल्यू हम लेके चलते हैं, जी की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि एक बार अपने जो भी फार्मूलेज में जो भी हमारा फार्मूला निकला है उसमें जो भी हमने टर्म्स यूज़ किए हैं उसकी यूनिट एक बार देख लेते हैं, और वैल्यू कुछ है उनको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या निकल गया था, ई इक्वल टू जी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये हमारा फार्मूला है, जिसमें ई की बात करें तो ई कहाँ में निकल के आएगा, ई इज इन मीटर, वी किलोमीटर पर आर में निकल के आएगा। फिर इसके बाद जो आर है वो भी हमारा मीटर में है, और जो जी है यहाँ पे, जी समझने वाली बात है, जी जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डायनेमिक गेज। क्या बोलते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक गेज ये क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जैसे हमारी दो ट्रेन है, रेल है, ये हो गया, और दूसरी रेल हमारी ये हो गई, ये हमारी हो गई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हमारी यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो जी कंसिडर करेंगे वो सेंटर टू सेंटर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम गेज क्या कंसिडर करते थे, इनर टू इनर। गेज हम कंसिडर करते थे इनर टू इनर, लेकिन यहाँ पे हम जब भी जी की हम बात करेंगे तो हम जी की वैल्यू लेंगे सेंटर टू सेंटर। तो फॉर ब्रॉड गेज जी इक्वल टू 1750 mm, और फॉर मीटर गेज जी इक्वल टू 1058 mm। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, तो इसको मीटर में ही लेंगे यहाँ पे, वो तो 1750 हो जाएगा, ये 1058 हो जाएगा। ओके, तो ये बातें कुछ थी जो ध्यान रखने योग्य थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जो भी कोड हमारी कुछ वैल्यू डिफाइन करके रखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर रिलेशन। ठीक है, ऐसे हम कितनी वैल्यू हम अडॉप्ट करेंगे उसके बारे में कोड कुछ वैल्यू डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल फॉर्म करेंगे, इसमें हम मेंशन करेंगे गेज, फिर हमारा ग्रुप लिमिट इसमें अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नेक्स्ट है विद
स्पेशल परमिसिबल परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर। ओके, गेज सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉड गेज के केस में। ब्रॉड गेज इवन इसको हम यहाँ से लिखें, ठीक है, ग्रुप ए के केस में, थोड़ा नीचे लिखे तो बेटर रहेगा। ब्रॉड गेज ग्रुप ए, नॉर्मल केस में हम कितना मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं 165। ये वैल्यूज जो हैं एमएम में होंगी, ठीक है, कैंट एमएम में, ये वैल्यू एमएम में 165। ग्रुप ए ट्रैक में हम मैक्सिमम वैल्यू हम 165 प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद बी एंड सी के केस में भी हम 165 ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम कैंट हमको प्रोवाइड करना है विद द परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर तो हम कितना पे जा सकते हैं, इसको 185 पे ग्रुप ए के केस में, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं। फिर उसके बाद ब्रॉड गेज में ही हम अगर ग्रुप डी और ई की बात करें तो इस केस में हम 140 कंसिडर करते हैं और इसमें भी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। फिर इसके बाद मीटर गेज के केस में ग्रुप डिफाइन नहीं है और इसमें जो वैल्यू लेते हैं हम 90 mm और मैक्सिमम परमिसिबल 100, और नैरो गेज के केस में अगर हम बात करें तो हम लेते हैं 65 और 75, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रिमेंबर रख सकते हैं, एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसका काम है और साथ में ठीक है, तो ये टेबल आप रिमेंबर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सुपर एलिवेशन क्या हो सकता है एज पर द ओल्ड जो है रेलवे कोड जो था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सुपर एलिवेशन एज पर द ओल्ड रेलवे कोड। उसको हम नोट डाले तो नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर ओल्ड रेलवे कोड। तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसमें भी टेबल बनेगी, ये गेज दे दें, इसमें स्पीड इज लेस देन 120 kmph और स्पीड मोर देन 120 kmph। ओके, फिर हम देखेंगे ब्रॉड गेज के केस में 16.50 सेंटीमीटर में, और अगर मोर देन 120 है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 18.50 18 आपको समझ में आ रहा है नहीं तो मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ 18.50 सेंटीमीटर। फिर हम मीटर गेज के बारे में बात करेंगे, ये वैल्यू होती है मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर और इसके केस में तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद नैरो गेज के ये होती है 7.6 सेंटीमीटर और इसमें कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये हमारा ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सुपर एलिवेशन। मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी हमारा गेज है उसके अराउंड 1/10, गेज के अराउंड 1/10। तो ये आपको रिमेंबर करने में भी, आपको जब भी एग्जाम के टाइम पे ये आपको एक रिमेंबर याद रखने में भी सहायता देगा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, नोट मेंशन कर ले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1/10
टू 1/12, ठीक है, 1/10 से 1/12 के बीच में वेरी करेगी ऑफ गेज ऑफ ट्रैक, ठीक है। ब्रॉड गेज में गेज हम कितना लेते हैं 1.676 है, तो इसमें 16 बन गया 16.50। मीटर गेज में कितना होता है 1 मीटर, तो इसके केस में 10 सेंटीमीटर बन गया। नैरो गेज में हम वैल्यू जो लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 7.6 आ गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी सुपर रिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा 1/10 से 1/12 के बीच में वेरी करती है। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट और है, व्हेन लोड्स आर प्रेशर ऑन द बोथ द रेल इज इक्वल देन कैंट प्रोवाइडेड इज नोन एज इक्विलिब्रियम कैंट। ये हम आगे भी देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कैंट क्या होता है या इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इक्विलिब्रियम स्पीड या इक्विलिब्रियम कैंट। इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड एंड कह सकते हैं एंड इक्विलिब्रियम कैंट, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड और इक्विलिब्रियम कैंट के बारे में। हम देखते हैं कि जब भी हमारे ट्रैक एक होती है लेकिन उसमें जो ट्रेन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेन हमारे मूव करती है, ठीक है। जैसे रोड में जो मिक्स ट्रैफिक की बात करते हैं, मिक्स ट्रैफिक, ठीक है, कुछ हाई स्पीड गाड़ियां निकलती हैं, कुछ लो स्पीड गाड़ियां निकलती हैं, वही मिक्स ट्रैफिक। तो जब हमारे ट्रैक में एक ज़्यादा स्पीड की ट्रेन निकल रही है, एक कम स्पीड की ट्रेन निकल रही है, कर्व तो पड़ रहा है उसी ट्रैक में, सेम ट्रैक में कर्व पड़ा। अब कर्व के लिए हमको सुपर एलिवेशन देना ही देना है। अब बात आती है कि हम किस स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें, किस स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तब हमारा रोल आता है इक्विलिब्रियम स्पीड का। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैक्सिमम स्पीड के लिए हम कैंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो लो स्पीड में ट्रेन जा रही है उसमें क्या होगा कि जो इनर साइड का जो वेट का जो कंपोनेंट है इन कंपैरिजन टू आउटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रेन क्या करेगी अंदर की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर हमने कम स्पीड के अकॉर्डिंग कैंट प्रोवाइड कर दिया तो उसमें जब ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेन क्रॉस होगी तो क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा mv²/r उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो जिससे हमारी ट्रेन क्या हो सकती है डिरेलमेंट हो सकती है, बाहर की तरफ जा सकती है, बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो तब हमारा रोल में आता है इक्विलिब्रियम स्पीड। एक ऐसी स्पीड हम कंसीडर करते हैं जो कि ये कंसीडर करेंगे कि ये दोनों के लिए एवरेज स्पीड, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड। अब उस एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे कैंट की डिजाइन करेंगे, कैंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कैंट स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो भी कैंट निकल के आता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कैंट, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑन सिंगल ट्रैक ट्रेन with different speed like passenger train and शताब्दी और शताब्दी एग्जाम्पल पर रखिए, शताब्दी ट्रेन passes on a single track train with a different speed like passenger train and Shatabdi train passes. So if we design Kant for low speed train, then train with high speed
will get derailment, will get derail, or to pass that curve, train have to reduce its speed up to slow train speed. ठीक है. So the efficiency of the train get reduced. To overcome this problem, we find out the average speed of trains passing on that curve by considering that average speed, that average speed, we design our cant. This cant is called as equilibrium cant, and the speed for which cant is designed is called as equilibrium speed. तो अभी आपने देखा कि जब भी कर्व पे दो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेन पास होती है तो हम जब कैंट डिजाइन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं. उसी एवरेज स्पीड को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड. अब इक्विलिब्रियम स्पीड के साथ साथ इक्विलिब्रियम में जब स्पीड की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी ऐड होता है. वो क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम स्पीड the load on both the wheel or rail will be same. ठीक है. तो क्या निकल गया है? तो जब हमारे कर्व पे एक जो दो डिफरेंट टाइप के ट्रेन क्रॉस हो रहे थे, एक स्लो स्पीड और एक हाई स्पीड. स्लो स्पीड में हम क्या ले सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन ले सकते हैं, या फिर जब अगर हम बात करें कि जो मालगाड़ी होती हैं वो भी बहुत स्लो स्पीड के साथ चलती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर उसके लिए हम ट्रेन डिजाइन कर देंगे तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा. अगर हाई स्पीड के लिए हमने डिजाइन कर दिया तो लो ट्रेन क्या करेगी, वो स्लिप हो जाएगी अंदर की तरफ. ठीक है. तो इस केस में क्या करते हैं, हम एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग हम कैंट डिजाइन करते हैं, उसे ही हम इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं. और जो स्पीड हमने कंसीडर किया उसको हम इक्विलिब्रियम स्पीड बोलते हैं. और इस स्पीड पे रेल के दोनों पहिए, इनर और आउटर, पे लोड समान होता है. तो हमारे जो वियर और टीयर की प्रॉब्लम थी ये भी हमारी खत्म हो जाती है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम स्पीड और इक्विलिब्रियम कैंट के बारे में.